नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश में लगातार मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 39,000 से भी ज्यादा नए केस आए सामने। 1,103 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 6 लाख से भी ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 76,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,270 नए मरीज मिले, जबकि 13,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 352 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में 89,000 से भी ज्यादा केस मिले हैं। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब तक 1,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव है। प्रदेश में कोरोना के 162 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 29 लोगों की जान चली गई। 287 ने ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 2,000 से भी ज्यादा। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल का भाव 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। डीजल के रेट में भी 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वही तेल कीमतों में हुए इजाफे के बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 97 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। डीजल का भाव भी बढ़कर 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अब एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योगा को सिखाया जाएगा। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक एम योगा ऐप में योगा को लेकर आसान प्रोटोकॉल समझाए जाएंगे, ताकि अलग अलग देशों में योग का प्रसार हो सके। इस ऐप में योग का लेकर वीडियोस जारी किए जाएंगे जो अलग अलग भाषा में भी होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, तब कोई भी देश संसाधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में योग किया। योग कार्यक्रम में बच्चे और अन्य लोग भी जुड़े और योगाभ्यास किया। बाबा रामदेव के साथ बच्चों ने योग दिवस पर जमकर योगाभ्यास किया। इस दौरान बच्चों ने कहा कि वो हर सुबह अपनी योग से शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने किया अनुलोम विलोम। कोरोना काल को देखते हुए दूरी बनाकर रखी गई। योग दिवस के दिन सेना के जवान भी पीछे नहीं रहे। सरहदों पर खड़े देश के जवानों ने भी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में एक साथ योग किया। बता दें कि लद्दाख में पर्वत श्रृंखला के बीच तापमान काफी निचले स्तर पर रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में 1100 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर सुबह ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। सीएम ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि योग से ही निरोग कोई भी हो सकता है, इसलिए योग करें और निरोग रहें। मेगा टीकाकरण दिवस पर हरियाणा में 6,27,000 से भी अधिक लोगों को टीका लगाया गया। अकेले गुरुग्राम में 1 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आयुष की मदद से रोगों पर लगाम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को खान पान के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अंबाला के सुभाष पार्क में कोरोना के चलते 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अनिल विज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में हर गांव में योगशालाएं खोली जाएंगी। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर तट पर जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने शिरकत की और योग करने के फायदे गिनाए।
सांसद नायब सैनी ने कहा कि जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होगा तभी प्रदेश और समाज की तरक्की में योगदान दे सकेगा। योग ही मनुष्य को स्वस्थ रख सकता है। नूंह जिले में भी एक इंदाना गांव के एक निजी स्कूल में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें इमाम मौलाना उमेर इलियासी के साथ बीजेपी नेता नौशम चौधरी भी मौके पर शामिल हुए। नौशम चौधरी ने इस दौरान कहा कि योग इंसान को निरोग बनाता है। इंदौर के शेरगढ़ खालसा गांव में कुत्ते के मर्डर का मामला सामने आया, जिसके चलते एनजीओ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लघु सचिवालय में पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया से मिलने के लिए पहुंचे। दरअसल सागर नाम के व्यक्ति का एक कुत्ता जो काफी कीमती है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख के करीब है, कुत्ते के साथ मर्डर की वारदात हुई है और उस मामले को लेकर प्रशासन से मुलाकात हुई है। इफ्को ने हरियाणा में नैनो यूरिया लॉन्च कर दिया है। दानेदार यूरिया के मुकाबले नैनो यूरिया के प्रयोग से 10% तक पैदावार बढ़ेगी और लागत और प्रदूषण कम होगा। लॉन्चिंग से पहले नैनो यूरिया का ट्रायल 11,000 किसानों ने और 94 फसलों पर किया गया है। हालांकि किसानों ने नैनो यूरिया की कीमत और स्प्रे के खर्च पर सवाल उठाए हैं। फरीदाबाद के गांव खोरी में नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कभी भी निगम कर सकता है गांव खोरी में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई। करनाल में करीब 6 करोड़ की लागत से बन रहे स्मार्ट फुटपाथ को निगम ने उखाड़ दिया। शहर में जारी उखाड़ो बनाओ की नीति का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही। शहरवासियों ने स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्यों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में करनाल शहर भी उन 100 शहरों में शामिल है जिनको स्मार्ट बनाया जाना है। शहरवासियों ने कहा कि एक विभाग निर्माण करता है तो दूसरे उसे उखाड़ने में लग जाते हैं। तालमेल नहीं होने की वजह से करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लघु सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए जिला स्तर पर ऐसे क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए जिनमें नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल सके। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने हैं। मुख्यमंत्री एमएसएमई की क्लस्टर योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने हैं। इसमें एक्सपर्ट का काम विदेश सहयोग विभाग मुख्य रूप से दिखेगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि पूरी योजना बनाकर पोर्टल पर लोगों से सुझाव मांगे जाएं कि लोग किस किस प्रकार के उद्योग लगाने की रुचि में ले रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी बैठक भी बुलाए ताकि क्लस्टर योजना सही ढंग से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई जिलों के लिए प्रोडक्ट आधारित क्लस्टर बनाने बारे में जानकारी और कहा कि फूड प्रोडक्ट आधारित क्लस्टर पर फोकस करें, जैसे दादरी में टमाटर, रेवाड़ी में डेयरी, महेंद्रगढ़ में सरसों, सिरसा जिले में किन्नू का उत्पादन ज्यादा होता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 18 फीट ऊंची 300 टन धातु से बनी चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दुष्यंत ने कहा कि 1 साल बाद सिरसा के लोगों को जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी। सरकार ने मंजूर की 28.21 करोड़ के स्टार्टअप स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना। शहर की पार्किंग को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि योजना तैयार की जा रही है। शहर के पार्कों का डब्ल्यूए के सहयोग से किया जाएगा रखरखाव। किसानों द्वारा लगातार विरोध को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन अब किसानों के हाथ में नहीं है, आंदोलन ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्होंने आंदोलन को रोजगार बना लिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आंदोलन में राजनीति से प्रेरित लोग शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए उठाए हैं ऐतिहासिक कदम। गुरुग्राम में एक बाबा आग के गोले के बीच तप करके लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। अरावली पहाड़ी के बीच गामडौच भोंडसी गांव स्थित गीतानंद आश्रम में बाबा जय आनंद पिछले 1 महीने से ज्यादा से अधिक दिनों से तप कर रहे हैं। उनका मानना है कि लोगों में जागरूकता जरूरी है और इसके लिए प्रशासन को या फिर महात्मा उन्हें तप करना होता है। इस कड़ी में वो लगातार अपने पास आने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे और पेड़ लगाएं, जिसमें वो रोजाना सैकड़ों पौधे लोगों से लगवा भी रहे हैं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन वॉर नो अपॉइंटमेंट अभियान की शुरुआत। 18 साल से ऊपर के हर नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी मोदी सरकार। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में 18 से 44 उम्र वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती है।
नई पॉलिसी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। इस महीने वैक्सीनेशन अभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और राज्यों को कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। हरियाणा में भी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, एक दिन में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की सहयोग की अपील। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक दिन में लगाई 50,000 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन। पहले 30,000 से भी ज्यादा लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। यहां 18 से 44 आयु वर्ग और 45 वर्ष के ऊपर के उम्र के लोगों को सभी केंद्रों पर कोरोना का टीका बिना किसी रजिस्ट्रेशन के लगाया गया है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो हर टीकाकरण केंद्र पर 250 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 250 से ज्यादा लोग भी आए तो उन्हें भी टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। करनाल के श्रद्धानंद अनाथालय में अब छात्राएं कोई भी परेशानी होने पर सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगी। छात्राएं राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी अपनी समस्या के बारे में बता सकेंगी। इसी के साथ ही साथ सभी संबंधित अधिकारियों के भी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। छात्राओं की हर 15 दिन में काउंसलिंग की जाएगी, जिसके लिए ट्रेंड काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। अंबाला छावनी में आर्मी में तैनात महिला लेफ्टिनेंट ने खुद को फांसी के फंदे से लटकाकर मौत को गले लगा लिया। परिजनों ने महिला के पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शुरू से ही महिला का पति दहेज के लिए मारपीट कर रहा था, उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता था, जिसके चलते तंग आकर महिला ने आत्महत्या कर ली। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित नगर परिषद में होने वाली साधारण बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली आने की सूचना पाकर किसानों ने नगर परिषद के बाहर आकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस करने की मांग की और कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे वे भाजपा जसपा नेताओं के किसी कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ये नेता चुनाव के समय तो वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद प्राइवेट कंपनियों के हित में कृषि कानून बना देते हैं ताकि किसानों को लूटा जा सके। टोहाना में मुख्यमंत्री सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा शहर के रतिया रोड स्थित ग्रोवर ट्रेरी में छापेमारी की गई। इस दौरान कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भूमिगत हो गए। विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए दुकान से घी, दूध, दही और अन्य वस्तुओं के सैंपल लिए हैं जो जांच के लिए भेजे जाएंगे। इस दौरान टीम ने डेयरी मालिक से लाइसेंस की मांग की है ताकि मामले की गहनता से जांच की जा सके। सुरक्षा विभाग के निरीक्षक सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि गर्मी के सीजन में दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी सामान बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए यह अभियान चलाया गया। पलवल नेशनल हाईवे 19 पर स्थित एक ढाबा मालिक को ठिकाने लाने के लिए बाइकर्स ने ढाबा मालिक न मिलने पर रसोइयों की गोली मारकर हत्या कर दी और ढाबे से 10,000 रुपए लूटकर ले गए। हत्या और लूट के बाद आरोपियों ने ढाबा मालिक से फोन कर 50,000 रुपए रंगदारी मांगी और न देने पर इसी तरह जान से मारने की धमकी भी दी। महेंद्रगढ़ के खंड सतनाली के गांव सुरहेती पलानिया में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल, जिसमें लाठी डंडों समेत कुल्हाड़ी हाथों में लिए और एक पिकअप गाड़ी जलने का वीडियो सामने आया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कोई कोताही और लापरवाही न बरती जाए, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आलाधिकारी समय समय पर मेडिकल स्टाफ की बैठक ले रही हैं। यही उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने के साथ साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रही हैं। इस कड़ी में जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने नागरिक अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उपायुक्त ने नागरिक अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। पुनिया ने बताया कि उच्च लेवल पर यह बता दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर संभावित है। चरखी दादरी पहुंचे आप में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि खोरी गांव में लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा है। 10,000 मकान तोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे और उनके पुनर्वास की कथित जो बात है वो करेंगे। हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज है और लोग भाजपा और जसपा से नफरत करते हैं और फिर नेताओं को अब गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला शहर के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करने की थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते बैठक को रद्द कर दिया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग किसानों ने तोड़ दी और किसान पंचायत भवन में दाखिल हो गए। किसानों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई।
पूरे प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी में भी बड़ी तादाद में लोगों ने टीकाकरण करवाया। लोगों में दिखा पहले से ज्यादा जोश। भिवानी में रखा गया 25,000 से भी ज्यादा का टारगेट। भिवानी के डीसी जयवीर आर ने बताया कि वैक्सीनेशन की बीमारी से बचने का उपाय इसलिए किया गया मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निर्देशों पर अंबाला छावनी में 61 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए ताकि कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूती से लड़ा जा सके। वैक्सीनेशन लगवाने आए लोगों ने बताया कि सरकार का यह बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बढ़िया तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। करनाल के टिंगा रमाचुरा गांव में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के विरोध में विश्वकर्मा समाज के लोगों से में रोष है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में जारी की गई एडवाइजरी पर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन एवं दलित शोषण मुक्ति मंच की केंद्रीय कमेटी अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कानून की कोई नई व्याख्या पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम मांग करते हैं कि ग्रामीण मंत्रालय की एडवाइजरी को सरकार तुरंत वापस ले। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सरोवर में नहाने के लिए उतरे एक युवक डूब गया, जिसके चलते युवक की जान चली गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जल्द ही मृतक की पहचान करके उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। फतेहाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों को मांगे को लेकर जमकर विरोध किया। विद्यार्थियों की परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन करवाने की उठाई है मांग। विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन सहित विभिन्न मांगों को लेकर फतेहाबाद एमएम कॉलेज के बाहर छात्रों ने नारेबाजी की है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमरदीप को हथियारों सहित काबू में किया। अपहरण, फिरौती, आगजनी, अवैध कब्जे, अवैध असला, हत्या का प्रयास और गिरोहबंदी के करीब 31 मामले दर्ज किए गए और वे आरोपी के खिलाफ थाना कृष्णा गेट्स में असला अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। इस मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार भी किया है। यह रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था और इसमें मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाकर उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के भी सबूत मिले हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसमें 100 से भी ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 1 साल में 350 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। जम्मू कश्मीर में रविवार देर रात शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराए हैं। तीनों लश्कर तैयबा के आतंकी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में पहले एक आतंकी को मार गिराया गया। इसके बाद जारी एनकाउंटर में 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आईजीपी कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि लश्कर का टॉप आतंकी मुदासिर पंडित, जो 3 पुलिसकर्मियों की हत्या, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था, उसे भी मार गिराया गया। मुदासिर के नाम 10 लाख का इनाम भी घोषित था। कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों को मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार द्वारा हलफनामा दायर कर जानकारी दी गई कि कोरोना से मरने वाले सभी लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बाढ़, तूफान जैसी आपदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कोरोना से मौत पर मुआवजे कोविड डेथ सर्टिफिकेट के मसले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत ने केंद्र से कोविड डेथ सर्टिफिकेट की गाइडलाइंस आसान करने को कहा है। कोरोना महामारी की वजह से कैंसिल की गई अमरनाथ यात्रा, ऑनलाइन दर्शन की होगी व्यवस्था। इसी साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा।